अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लास्टा, आमिर मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नैब और FIA के बाद इंटरपोल की भी शरीफ खानदान की 32 मिलियन डॉलर्स की मनी लॉन्ड्रिंग पर तहकीकात का इंकिशाफ। प्रोग्राम मुकाबिल में 5 साल के बाद इंटरपोल की तहकीकात का खत पहली बार मंजर आम पर। क्या 2013 में नवाज शरीफ के वजीर आज़म बनने के साथ ही तहकीकात बंद कर दी गई? क्या इंटरपोल भी पाकिस्तान में सियासी मफादात की ताबे हो चुकी है? डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो कुछ GIT से मुताल्लिक बात करेंगे। एक तरफ नून लीग के रहनुमाओं ने इदारों की तस्दीक में कोई कसर न छोड़ी, दूसरी जानिब हुसैन नवाज की एक तस्वीर सामने आने पर धमकियां भी दी जा रही हैं। प्रोग्राम के जब तीसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि दुनिया के ताकतवर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ FBI के डायरेक्टर जेम्स कॉमी की सेनेट की कमेटी के सामने दी जाने वाली गवाही को दुनिया भर में बराह रास्त दिखाया गया। बात करेंगे कि पाकिस्तान में एक तस्वीर सामने आने पर आसमान गिर जाता है, मगर दूसरी जानिब दुनिया के ताकतवर तरीन सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ तहकीकात को बराह रास्त दिखाया जाता है। पाकिस्तान में बजट सेशन पर ऑपोजिशन की तकारीर लाइव ना दिखाने पर 15 दिन से वो बायकॉट पर हैं। और कुछ बात लोड शेडिंग की भी करेंगे जिसकी ताजा लहर सामने आई है। वजीर आज़म मुल्क में तवानाई बहरान की असल सूरत हाल से क्या नावाकिफ हैं या फिर इसके पीछे कहानी कुछ और है? जब प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो कुछ भारत की भी बात करेंगे। भारत से लेकर पाकिस्तान तक किसान अपने हकूक के लिए रुल गए। भारतीय रियासत है मध्य प्रदेश जिसके किसानों का हुकूमत से कर्जे मुआफ करने और फसलों के अच्छे नर्ख ना देने पर एहतजाज किया जा रहा था। भारतीय पुलिस ने बर्बरियत का मुजाहरा करते हुए एहतजाज करने वाले 79 किसानों पर फायरिंग की। 5 किसानों को मौत के घाट उतार दिया गया। सवाल यह है कि क्या भारत और पाकिस्तान में किसानों की हक तलफी और नाइंसाफी के मामले पर ये दोनों ममालिक एक ही पेज पर मौजूद हैं? इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि प्रोग्राम मुकाबिल ने हपको पावर प्लांट नारोवाल का केमिकल जहरीला पानी नहर में डालने का मामला उठाया था और इसके बाद इंतजामिया को होश आया था, लेकिन पूरे मुल्क की मंसूबाजात की प्लानिंग करने वाले वफाकी वजीर एहसन इकबाल अपने हल्के नारोवाल की 2200 एकड़ सोना उगलती जमीन को बंजर करने पर खामोश क्यों है, या फिर जानबूझकर मुजरिमाना गफलत का मुसारा किया जा रहा है? इसकी फॉलोअप स्टोरी है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। क्लासेस आप सबसे पहले उस अहम लेटर के ऊपर आएंगे जो 5 साल के बाद पहली बार हमारे प्रोग्राम में मंजर-ए-आम पर आया। उसकी मेरा ख्याल है हम उसकी पिक्चर आप देख रहे होंगे जो स्क्रीन पे आ रही है। ये वो लेटर है जो यहाँ से भेजा गया था। एक मैं इसका तरीका बता दूं कि पाकिस्तानी FIA जो है इनके पास एक यहाँ पे ब्यूरो है, सेक्शन है इंटरपोल का, जो अलहदा इनका डेस्क है जो डील करता है दुनिया भर में जो भी आप कह सकते इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस, ये डिपार्टमेंट या जस्टिस, इनका ये ऑर्गेनाइजेशन जो है जिसको इंटरपोल कहा जाता है। बेसिकली इसको इंटरनेशनल पुलिस कहा जाता है आसान लफ्ज़ों में। और दुनिया के तमाम जो मुल्क जो हैं जो इंटरपोल इस मुआहदे का हिस्सा हैं, अपने यहाँ एक एक विंग वो कायम करते होते, बनाते होते। और पाकिस्तान में ये जो विंग है इंटरनेशनल पुलिस का, वो FIA के आके हेड क्वार्टर में मौजूद है। ये लेटर बड़ा इंटरेस्टिंग है जो आज कह रहे हैं ना कि जनाब के जी ये कहाँ से चीज़ें आ गई हैं। ये आज की चीज़ें नहीं हैं। दाद वैसे हम लोगों को भी दें और हमारे इदारों को भी दें और हमारे पॉलिटिकल एलीट को भी दें। ये कब से मामलात आमिर साहब, ये पनामा की वजह से वैसे कोई हुई, कहते आसमान से कोई बला टूटी है तो टूटी, अदरवाइज आप इसका हमारे मुल्क के जो इदारे हैं ये चीजें पहले पॉइंट आउट करते रहे हैं। इंटरनेशनल यहाँ पुलिस जो है वो भी शरीफ बिरादर्स के पीछे लगी हुई थी। सर एक लेटर है जो मैं जरा उसके आपको कंटेंट बनाना चाहता हूँ। ये लेटर सर ये 9 मई 2012 का है सर। ये खत लिखा गया है यहाँ से आपके इंटरनेशनल पुलिस का जो डेस्क है यहाँ पे, उन्होंने लिखा था ये लंदन में, वहाँ पे मिस्टर टेलर टिम साहब थे जो हेड ऑफ इनके NCB थे वहाँ पे लंदन में। पीपल्स पार्टी के दौर में ये खत लिखा गया, ये उनके उसमें आया था 2012 का लिखा गया ये। उन्होंने उसमें जो इसका सब्जेक्ट था वो था मनी लॉन्ड्रिंग इंक्वायरी। और मनी लॉन्ड्रिंग इसमें इंक्वायरी में बड़ी दिलचस्प उन्होंने चीज़ें लिखी हैं। उन्होंने मिस्टर ये टेलर को उन्होंने फरमाया है जो लिखने वाले हैं ये डायरेक्टर डिप्टी हेड है NCB इंटरपोल इस्लामाबाद। इन्होंने मिस्टर ये टिम को ये लेटर लिखा है। इस लेटर में इन्होंने बड़ी मजे की चीजें लिखी हैं सर। पाकिस्तानी कौम को तो अब पता चला है ना यकदम कि अंदरूने खाते चीजें क्या हो रही थी। पनामा अगर ना आता ये तो खा पी गए थे, मिल गए थे सारे। उसमें ये कहते हैं कि क्वींस बेंच या डिवीजन है उसका हाई कोर्ट जस्टिस
क्वींस बेंच डिवीजन जो लंदन का है, उन्होंने एक अपनी जजमेंट दी थी 18 मार्च 1999 को, और जिसमें उन्होंने कहा था मियां मोहम्मद अब्बास शरीफ और दीगर अदर्स कि आप जो है 32 मिलियन US डॉलर्स, ये तकरीबन बनते हैं ये 3 अरब और 20 करोड़ रुपए आज का अगर रेट लगाएं, 3 अरब और 20 करोड़ रुपए की अमाउंट जो है आप मैसर्स अल तौफीक कंपनी जो है उसको पे करें, क्योंकि आप उनके ग्रंटर थे और आपने एक अदाद उनके लिए हुदैबिया पेपर्स मिल के लिए कर्जा लिया था और आप उसमें ग्रंटर थे। ये अब उसमें दीगर में कौन कौन आते हैं मैं वो भी बता दूं, वो आपको पता है हुदैबिया के कौन कौन लोग थे, उसमें सारे के सारे डायरेक्टर्स जो हैं, आपके पास भी कोई डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं सर। उन्होंने ये कहा था कि ये पहला उनको ऑर्डर किया, इसके बाद इन्होंने एक और ऑर्डर, अच्छा ये ऑर्डर था इनको 18 मार्च 1999 का, ये मैं जरा डेटें बड़ी जरूरी हैं। इसके बाद एक और ऑर्डर उन पे हुआ 5 नवंबर 1999 का, जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये जो शरीफ फैमिली की 4 प्रॉपर्टीज थी, ये फ्लैट्स हैं लंदन के जिसकी सारी कंट्रोवर्सी चल रही है, कि इसकी जो क्लियरेंस की गई है जनाब, कि पेमेंट हो गई है। मार्च में उन्होंने कहा कि जनाब ये फ्लैट जो हैं ये आपने गारंटी के तौर पर रखाए थे, अगर आपने पैसे ना दिए 3 अरब 20 करोड़ रुपए उसको अल तौफीक को, तो उन्होंने कहा जनाब इनको बेच दिया जाए। ये जो 4 फ्लैट है वही नंबर्स हैं आप सामने देख रहे हैं, हमने आपके लिए उर्दू में भी ट्रांसलेशन की हुई है, हमारे किस्मत खान जो है वो ये बड़े काम करता रहता है, उसने सारी इसको ट्रांसलेशन भी की है इस लेटर की ताकि आपके सामने हो। यूं अब ये लेटर लिखता है इंटरपोल का जो विंग है यहाँ पे FIA का, इसको UK अथॉरिटीज को, कि जनाब कि अब हमें ये पता चलता है कि अल तौफीक कंपनी को इस जजमेंट के बाद इन्होंने जनाब उनको तमाम की तमाम पेमेंट कर दी है, अच्छा, अदायगी हो गई है, लिहाजा ये फ्लाइट जो है ना चारों जो इनके उस पे थे, ये नाम पे थे, ये क्लियर हो गए। अब इन्होंने मांगा क्या इनसे, वही बदनाम जमाना लाभ सर, मनी ट्रेल जिस पे सारी की सारी जंग लड़ी जा रही है। इंटरपोल यहाँ पे इस्लामाबाद का जो विंग है ये लिख रहा है कि हमें जनाब UK को कह रहे हैं हमें आप इसकी मनी ट्रेल दें, कि ये पैसे जो हैं बड़े इंटरेस्टिंग वेरी इसमें पर्टिनेंट क्वेश्चंस उठाए गए हैं कि जो 3 अरब या 32 मिलियन डॉलर आपने पेमेंट की है ये कहाँ से आए हैं, ये इसके बाद शरीफ फैमिली के पास कहाँ से है, इन्होंने कौन से बैंक में रखे हुए थे, किस बैंक के जरिए ये लंदन में पहुंचे हैं, और उस बैंक से अल तौफीक को पेमेंट कैसे हुई है, हमें मनी ट्रेल दें। ये इंटरनेशनल पुलिस कह रही है इस्लामाबाद से बैठ के लेटर लिख ले, नंबर 1। दूसरा उन्होंने कहा अगेन ए वेरी उसमें रेलिवेंट क्वेश्चन कि वो आप ये बताएं कि इन्होंने इस अमाउंट पे जो पेमेंट इन्होंने की है इसकी 32 मिलियन डॉलर की अल तौफीक को शरीफ फैमिली ने, इस पे UK में टैक्स कितना दिया है। उन मतलब क्या था क्वेश्चन का कि अगर ये पैसे इन्होंने लोकली तौर पर जनरेट किए हैं, कमाए हैं, इनका बिजनेस था अगर, तो डेफिनेटली इन्होंने कोई ना कोई लोन दिया होगा, कोई नहीं सॉरी इस पे इन्होंने टैक्स दिया होगा, उसका दें। और तीसरा उन्होंने कहा बड़ी मजे की बात है कि जो वकील था इनका, क्योंकि सारी ट्रांजैक्शन जो है ना उसकी लंदन की जो है ना इस तरह की प्रॉपर्टीज वगैरह के दीगर वो आपके अटॉर्नी या आपके वकील के जरिए होते हैं, सोलिसिटर जी। उन्होंने कहा जनाब कि वो जो आपका वकील है वहां पे जिसने सारी ट्रांजैक्शन की है उनसे हमें एक सर्टिफिकेट भी लेके दें कि इसका मनी ट्रेल का या इसका ओरिजिन ऑफ मनी कहां से पैसे आए थे। ये उनसे 3 सवालात उन्होंने पूछे थे। और इसका उन्होंने आगे क्या लिखा है कि पाकिस्तान में एक इस वक्त इंक्वायरी चल रही है। इंक्वायरी वो किन लोगों का खिलाफ है, वो जनाब मियाँ शहबाज शरीफ के खिलाफ है। ऐसे मियाँ साहब ने उस दिन तोपें नहीं चलाई, ऐसे ही नहीं, वो अपने आप को चुप करके साइड में बैठे हुए थे, बड़े भाई चांद ने पड़े ना, उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब जाने, अदालतें जाने, इंक्वायरी जाने, मेरा क्या ताल्लुक है। वो ये उसमें लेटर में लिखते हैं कि जनाब के ये जो मनी लॉन्ड्रिंग यहाँ से हुई थी हम उसकी पाकिस्तान में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं फॉर नॉन डिक्लेरेशन ऑफ दिस मनी इन पाकिस्तान बाय मियां शहबाज शरीफ एंड अदर्स। इसलिए हमें इस ब्यूरो को ये कंफर्मेशन चाहिए 3 चीजें कि 32 मिलियन डॉलर्स कहाँ से है, मनी ट्रेल का लफ्ज लिखा हुआ है, मनी ट्रेल हमें दें कि इन्होंने अल तौफीक को पेमेंट कहां से की है, इनके पास पैसा कहां से, किस किस बैंक के जरिए किधर इन्होंने पैसे किए, नंबर 1। इन्होंने UK में कोई टैक्स दिया है इस अमाउंट पे तो बताएं हमें कि अगर इनके लोकली अगर जनरेटर। तीसरी वकील का जो लेटर दें कि ये ओरिजिन ऑफ मनी जो है, क्योंकि वकील को पता होता है कि पैसे कहां से आए, उन्होंने ये कहा। और प्लस एक और जो काम किया था ये इंटरपोल ने किया था, इन्होंने BBC की एक डॉक्यूमेंट्री जो थी पाकिस्तान टू पार्क लेन वाया इल्फर्ड ऑन द मनी laundering of Nawaz Sharif family and the relevant views of the solicitors are also attached here with। ये मेरा ख्याल शायद अली खान साहब जो थे ना, आपको याद होगा, जो लंदन के बड़े सहाफ़ी हैं, ये उनका क्रेडिट है, उनकी स्टोरीज उस वक्त थी ये। सो उन्होंने जनाब उसको इंटरपोल को जो लंदन का था
उनको उन्होंने यहाँ से न सीडीज भी भेजी, BBC की फिल्म भी भेजी कि जिसमें सारा का सारा मनी ट्रेल उनसे मांगा गया था। सो उसके बाद अब सवाल ये पैदा होता है, आपके सवाल हम ब्रेक के बाद ना आके ले चले आए, एक बड़े अहम सवाल है कि इस खत का लोगों के जहनों में आ जाता है कि इस खत का क्या बना, व्हाट हैपेंड, अगली किस्त में क्या हुआ, ब्रेक के बाद बताओ। चलिए अभी छोटी सी ब्रेक में चलते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इस खत से मुतालिक मजीद भी गुफ्तगू को आगे लेकर चलेंगे और इसके साथ साथ कुछ बात करेंगे GIG से मुतालिक। हमारे साथ ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे, GIG से मुतालिक बात करेंगे। लेकिन क्लासा साहब, एक अहम खत जिसकी डिटेल्स हमने सामने रखी हैं अपने देखने वालों के, अब इसका खत का हुआ क्या? अब यहाँ पे हमारे वन एंड ओनली जो हैं ये पाकिस्तानी पॉलिटिशियन जो गेम खेलते हैं, ये तहकीकात शुरू की थी, FIA कर रही थी जी, ये सामने आपके सामने लेके आए। ये वही तहकीकात थी जो रहमान मलिक साहब का कहते हैं ना कि जिन्होंने आके की थी, पर्सनल कैपेसिटी में कर रहे थे। चलो मान लेते हैं जी 1993 से लेकर 96 में ज़ाती तौर पर उनको गुस्सा था, वो पर्सनली तौर पर कर रहे थे। तो ये जो FIA के ये हेड क्वार्टर में बैठ के सारी इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, उस वक्त रहमान मलिक साहब यहाँ पे ये मिनिस्टर थे। तो फिर ये तो ऑफिशियली आप नहीं कह सकते कि अनऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन थी। मैं इसलिए कहता हूं कि रहमान मलिक साहब को बुलाए बगैर JT की प्रोसीडिंग कंप्लीट नहीं हो सकती। रहमान मलिक साहब को अगर ना बुला, इनके पास जितनी इंफॉर्मेशन, जितना काम रहमान मलिक ने इस मनी लॉन्ड्रिंग केस पे किया हुआ है, दैट्स वन ऑफ द एविडेंसेस जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मैं अगर उनको नहीं बुलाया जाता तो मेरा ख्याल है फिर ये सारे का सारा प्रोसेस जो फ्लॉड है, ये मैं कोई अपनी ख्वाहिश नहीं बता रहा, ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स आमिर साहब के पास पड़े हुए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दीज आपके लेटर से रहमान मलिक को एक चीज की दाद में पीछे लगे हुए थे, शेर का बच्चा लगा हुआ था, वो वहां से 97 से जहां से वो तान टूटी थी 96 से, उन्होंने दोबारा आके शुरू कर दी। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, वो रहमान मलिक साहब को, जरदारी साहब को, ये एक दूसरे को ब्लैकमेल करते हैं। जैसे चौधरी निसार अली खान साहब फाइलें नहीं दिखाते थे, ऐसे ये भी फाइलें दिखा रहे थे, जस्ट टू मेक देम फॉल इन लाइन, ताकि शरीफ बिरादर जो हैं उनको थोड़ा सा वो टाइट किया जाए और मौका मिलने पे बार्गेन कर ली जाए। अदरवाइज इंटरपोल भी इन्होंने पीछे लगा दी थी सर ये शरीफ बिरादर्स के। तो रहमान मलिक साहब से मैं पूछना चाहूंगा सवाल, कभी आते तो है नहीं, मैं उनकी कोई शान में गुस्ताखी कर लूं तो हमें नोटिस भिजवा देंगे, लेकिन उनको कहा जाए कि हुजूर जरा तशरीफ लाएं और हमें ये बताएं कि ये जो यहाँ से इंटरपोल का लेटर गया था UK में, उसके बाद क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। आज तक आपने कभी बात नहीं की इस पे, क्या आपने क्या किया, इन्वेस्टिगेशन क्या हुई, क्या आपको इंफॉर्मेशन मिली, नहीं मिली, तामुन आपको मिला या नहीं मिला, क्योंकि कुछ अरसे बाद तो वो फिर वो नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बन गए थे। सवाल ये बनता है कि पाकिस्तानी इदारे जो है ना, वो FIA हो, नैब हो, आपके दीगर इदारे हों, ये स्वीट व्हील ऑफ चेयर पे चलते हैं कि जो उस मुल्क का वजीर आजम बैठा है उसका मुंह देख के इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अब इस बिग क्वेश्चन वही है, फिर आमिर साहब से लें कि जनाब इस लेटर के बाद क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। ये सवालों के जवाब रहमान मलिक साहब से JT को बुला के पूछने चाहिए कि जनाब आपने लेटर लिखे, सारी इंटरपोल ने लेटर लिखे, अगर वो FIA के जरिए लिखवाए गए, आपको सारे का सारा पता है, आप हमें आए और जरा इस पे ब्रीफ करें। लेकिन आपको नहीं लगता आमिर साहब, जितनी मालूमात और उनकी रिपोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग दस्तावेजात का हिस्सा है सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद ये खत आ जाना, रहमान मलिक साहब को बुलाया जाना और आना नागुज़ीर अब हो चुका है। मैं इस पे देता हूँ, मगर पहले मैं मुबारकबाद दे दूँ कि श्रीलंका जो है ना इंडिया से जीत गया है। हम खुद तो इंडिया से जीत नहीं सके, इंडिया से तो हम जीत नहीं सके। सो हमारी अब तमाम खुशियों का इन्हिसार जो है ना वो इंडिया के हारने पे ही है, इसी पे जरा लोग खुश है कि हम तो जीत नहीं सके, हमारे दोस्तों ने उनको हरा दिया। तो एनीवे, पर मुझे लगता है, मैं अभी बात काट रहा हूँ, वैसे थोड़ी सी वो गुफ्तगू बड़ी सीरियस है, लेकिन उस दिन एक मैं उसकी वीडियो देख रहा था, आई थी कि वहाँ पे जब इंडिया जीता है वहाँ पे मैच, तो बहुत सारे पाकिस्तानी फैंस जो थे उन्होंने इंडियन के साथ मिल के रक्स भी किया है, उसको सेलिब्रेट भी किया है, और बड़े एक स्पोर्ट्समैन उसकी स्पिरिट में लेके कि गेम है ना। तो यही हम कहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया को गेम्स ये खेलते रहना चाहिए, लोगों का इसी तरह कथारसिस होता रहता है। तो लिहाजा हमने देखा बड़ी खूबसूरत वीडियो थी जिसमें वो उसमें इंडियन और पाकिस्तानी दोनों जो हैं, हालांकि पाकिस्तान की शिकस्त थी, लेकिन लंदन में ठीक रहते हैं सारे मसले, पाकिस्तान इंडिया के हमारे हैं वहां पे ठीक रहते हैं, नाचते भी इकट्ठे हैं, ढोल भी कच्चे बजाते हैं और वहाँ झुमरे भी इकट्ठे डालते हैं पाकिस्तानी और इंडियन। पर प्रॉब्लम यही कि जमीन के साथ है, पानी के साथ हमने लाहौर में भी हमेशा अक्सर जो है ना ये वाला ग्रेस दिखाई है।
ये कलकत्ता में है, उनके यहाँ ये वाक़यात ज़्यादा इंडिया में हो जाते हैं। तो हम उसने चेन्नई में भी किया था ये फिर और बहस है। मगर ये जो क्लास साहब ने ये खौफनाक किस्म की जो डॉक्यूमेंट्स निकाले हैं, कोई पता नहीं इस वक्त जो इतनी जो ये तकलीफ में है JIT से, कोई पता नहीं इसके ऊपर ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट हो रहा होगा, मुझे इतला नहीं है। मगर ये मुझे ज़रूर अंदाज़ा है कि इनके पास जो है ना, वो जाके जो JIT से होके जाता है ना, वो ये ज़रूर कहता है घर जाके, अब्बा जी ये बड़े गलत सवाल कर रहे हैं, जो है ना, ये पक्की बात है। ये अच्छे लोग नहीं हैं, ये अच्छे लोग नहीं हैं, ये कसाई हैं। इसका हम ये कसाई हैं। हम जो है ये क्रेडिट जरूर ले सकते हैं मुकाबिल में कि जिस दिन ये फैसला आया था, हम उस दिन से ये कह रहे हैं कि जनाब ये जो मिठाइयाँ बांट रहे हैं कि पता नहीं किस बात की मिठाइयाँ खा रहे हैं कि ये हुदैबिया खुल रहा है, ये रहमान मलिक की रिपोर्ट जो है, और ये दोनों पार्ट ऑफ द एविडेंस बन चुकी हुई है, और आप और हम यहाँ इसको पढ़ते रहते हैं और देखते रहते हैं कि इसको पढ़ ले कोई, तो ये बच्चे को भी नज़र आ जाता है कि हालात बड़े मुश्किल हैं, और ये समझ आ जाती है कि अभी वो तसलसल जारी है JIT पर अटैक करने का। आज आसिफ किरमानी साहब जो है वो कह रहे थे कि ये तो कोई जेम्स बॉन्ड की फिल्म लगती है, पता नहीं सनसनी केस लग रही है। आसिफ किरमानी साहब जो हैं ये पहले मेरे ख्याल पर्सनल सेक्रेटरी थे नवाज शरीफ साहब के तनख्वाह पे थे गालबन, उसके बाद जब ये गवर्नमेंट में आए क्लास साहब तो फिर इन्होंने सरकारी तनख्वाह लगवा ली अपनी, और इतने ये सादा थे या क्या कहूँ बेवकूफ़ थे कि ये सेनेट की जब इलेक्शन आए तो इनका नाम भी कैंडिडेट्स में था, तो किसी ने कहा जनाब आपको ये बुनियादी बात नहीं पता कि अगर आप सरकार से तनख्वाह ले रहे हैं तो उसके बाद 2 साल ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट अगर आपने एक्वायर किया हुआ है तो 2 साल तक इलेक्शन नहीं आप लड़ सकते। तो इन्होंने कहा ओहो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो ये तो इनकी सियासी जहानत का इम्तिहान है। तो 12 ड्यूटियां लगी हुई हैं, बाकायदा ड्यूटियां लगी हुई हैं कि कौन किसको किस तरीके से गाली देता है, धमकी देता है, तो ऑर्गेनाइज्ड हो रहा है। और ऑर्गेनाइज्ड इसलिए समझ आ जाती है, एक तो ये जिस तरह की डॉक्यूमेंट्स आप निकाल के लाए हुए हैं, बाकी इसके अंदर जो है ये जो एक तो रहमान साहब की रिपोर्ट है ना, जिसके अंदर सारी वो रसीदें मौजूद हैं। इतनी जो ये बहस कर रहे थे कि जनाब ये फ्लैट्स कब के थे, तो इसके अंदर तो शैमरा कंपनी को 92 के अंदर जो पैसे भिजवाए गए इनके अकाउंट से, ये जो जाली अकाउंट्स खोले गए थे वो रसीद भी मौजूद है। इसके अंदर नीलसन और नेस्कोल को जो पैसे डायरेक्टली भिजवाए गए वो रसीदें भी मौजूद हैं, वो बैंक के मैनेजर्स की एफिडेविट्स भी हैं। तो प्रॉब्लम ये था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2 चीज़ें 134 के तहत नहीं हो सकती थी। एक ये कि तफ्तीश नहीं हो सकती थी, दूसरा क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं हो सकती थी कि लोगों को बुला के नहीं पूछा जाता, जो कि एक लाजिम बात है। JIT में अब दोनों चीज़ें हो रही हैं कि एक तफ्तीश भी हो रही है, ऑथेंटिकेट भी हो रहे हैं कि वो डॉक्यूमेंट सही है नहीं, उन बैंक वालों से भी पूछा जा रहा है और सीधे भी चेक की जा रही है। प्लस जो आगे मुश्किल मरला आ रहा है ना क्लास साहब, वो ये है कि मुल्जमान की लिस्ट में ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर तो आएंगे ही, वो तो हैं ही हैं, शहबाज शरीफ साहब भी हैं, इसहाक डार साहब भी हैं, मरियम बीबी भी हैं। अच्छा। जो नैब का जो रेफरेंस बनाया गया था, जो कि 2 रेफरेंसेस के अंदर, पहला था जिस तरह आप कल परसों फरमा रहे थे कि जनरल अमजद के दौर में बना हुआ, और जनरल अमजद को बुलाना चाहिए, वो ही इज आल्सो विटनेस। नहीं, आई थिंक वो उनकी टेस्टिमनी है इसके अंदर, उनके साइन है इसके अंदर कि वो सारी कहानी उसके अंदर लिखी हुई है कि एकदम से आश्कार हुआ कि 1998 में हुदैबिया के जब उसके अगेंस्ट वो अकाउंट के अंदर से उनकी बैलेंस शीट के अंदर 64 करोड़ रुपए ऐसे ही नजर आ गया। उनका ये कहाँ से आया, वो उसकी तफ्तीश जारी थी, तो जहां से पता चला कि ये जाली अकाउंट्स खोले गए, उसमें कियानी साहब आ गए, सईद साहब आ गए और सारे काजी फैमिली आ गई, सारे वो अकाउंट्स वहां से। फिर अमजद साहब ने इसके अंदर मजेदार चीज 2 चीजें कहा सब, एक ये कि पता चलता है किसने किस स्टेज पे वादा मुआफ गवाह बना है और उसको निकाल दिया गया जो है। इसके अंदर जो है ना, जिनको कुछ तो खवातीन इनकी जो है प्राइम मिनिस्टर की वालदा का नाम था, एक तो वो मेरा ख्याल इंसानी हमदर्दी के तहत उनको निकाल दिया गया था, एक्यूज्ड में बात काट रहा हूँ। ये इन्होंने हमदर्दी कर ली थी जनरल अमजद या जनरल मुशर्रफ ने, नवाज शरीफ साहब ने ये बेगम नुसरत भुट्टो और बेनजीर भुट्टो के साथ नहीं की थी। वो जो स्विट्जरलैंड में केसेस बनाए गए थे वो नुसरत भुट्टो साहिबा और बेनजीर भुट्टो साहिबा भी थे। इन्होंने अपने मुखालफिन की ये खवातीन के साथ कोई रियायत नहीं रखी थी। मैं रिकॉर्ड के लिए कह रहा हूँ, ये जनरल मुशर्रफ की जनरल अमजद की अच्छाई थी कि उन्होंने इनकी फैमिली की खवातीन को इसमें नहीं लाए। मियाँ नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब ने बेगम भुट्टो
और बेनज़ीर भुट्टो साहबा वो दोनों मौजूद थे। उससे ज्यादा मायूब बात यह है क्लास साहब के खानदान की बुजुर्गों को जाली अकाउंट में उनके नाम नहीं खोले जाते। लोग अपनी माओ बहनों के नाम से जाली अकाउंट नहीं खोलते। यहाँ तो इन बच्चे जिन्होंने बच्चे कह रहा है, बच्चे की दादी दादा कोई खानदान का बुजुर्ग नहीं छोड़ा। 43 लोग। अब लोगों की ग्रेस है कि हमारा मशरकी निजाम है, उनको ना बुलाएं, अच्छा नहीं लगता। वरना कानूनी तौर पे तो बुलाया जाना चाहिए। उसके बाद खालिद मकबूल साहब आ गए। खालिद मकबूल साहब का भी स्नैप रेफरेंस में उन्होंने कहा जनाब ये क्योंकि बहुत ख़तरनाक किस्म की ये तफ्तीश है और इसके अंदर बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, ये तफ्तीश बाहर नहीं हो सकती, तो इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूँ कि उन्होंने उनका एज नैब चेयरमैन जो है ना कि ये अटक किले ले जाया जाए, ये वहीं पे ही तफ्तीश होती है। तो उसके बाद जो तफ्तीश हुई है अटक हुई हुई है, उसके बाद आपको पता ही है, सबको पता है कि वो तफ्तीश फिर रुक गई मदर ऑफ ऑल डील्स हुई, जिसमें सऊदी कतरी आ गए। और ये जो बार बार एक मंत्र ही बन गया है कि हमारी तो बड़ी दफा खराब हो गया, मुशर्रफ भी कर चुका, वो भी चुका, नहीं जनाब आपकी तफ्तीश नहीं, ये पहली दफा है। और ये अब जो ये तिलमिलाहट है कि वो जाके जो बच्चे बताते हैं कि अब्बा जी बड़े गलत सवाल कर रहे हैं, वो अब्बा जी से भी वो गलत सवाल किए जाएंगे। और बाकी जो मुलजमान की लिस्ट में और भी खानदान की खवातीन मुलजमान हैं, इसमें मुलजमों की एक्यूज्ड की लिस्ट में उनके नाम हैं, मरहूम भाई की बेगम साहबा भी इनके बेचारे, उस बेचारी का नाम भी है, और बच्चों के भी हैं, ये सारे तो ये सारे बुलाए जाएंगे। तो उससे नजर आ रहा है कि ये किस तरफ जा रहा है कि ये वाला पुराना तरीकाकार के जनाब बारे सबूत अंडर नैब लॉ, इसके अंदर ये चीजें लिखी हुई हैं, सारे ये दिए हुए हैं कि जनाब एंटी करप्शन के कानून के तहत बारे सबूत उस पे होता है जिस पे इल्जाम हो, उसको बताना होता है कि ये कहां से लिए। तो ये जो इनका तरीकाकार चलता आ रहा है ना कि हम नहीं बताते, नो कमेंट्स, बिल्कुल नहीं है। वो 13 घंटे जो है ना पता चल रहा है कि वो ये ना करते रहे हैं, वो इनके नुकसान में जाएगा। ठीक है, अभी ब्रेक पर चलते हैं। जिस तरह से आपने भी बात की है, JIT से मुतालिक बात भी हो रही है, ब्रेक से हम वापस आएंगे तो ये भी आपसे डिस्कस करेंगे कि जब एक तस्वीर हाकिम वक्त के साहबजादे के सामने आती तो ऐसा लगता है पाकिस्तान में आसमान गिर गया है, मगर दूसरी जानिब हम देखते हैं कि दुनिया के ताकतवर तरीन सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ तहकीकात को बराह रास्त दिखाया जाता है। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, इस पे कंपैरिजन ड्रॉ करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। JIT से मुतालिक क्योंकि बात चल रही है, क्लासेस साहब बात करेंगे हम लोग सदर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से भी, और एक जो तस्वीर आमिर साहब सामने आई है उसके बाद पाकिस्तान में और खासतौर पर नून लीग के रहनुमाओं का रवैया हमने देखा है। ये आसमान यहाँ पर टूटता है, वहाँ क्यों नहीं टूटता? ये तो सवाल है कि जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है कि आज सारी इस वक्त चल रही थी, सुबह 4-5-6 घंटे जो है लाइव पूरी दुनिया में दिखाई गई है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर जो है वो FBI के जो डायरेक्टर थे उनको उन्होंने निकाल दिया। तो इल्ज़ाम ये है कि क्योंकि वो प्रेसिडेंट ट्रंप को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे कि कहीं इलेक्शंस के मौके पे रशियंस की कोई इन्फ्लुएंस तो नहीं था, और दरमियान में जो है उनसे उनके बकौल उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि जनाब एक तो उन्होंने कहा कि जी ट्रंप साहब झूठ बोलते हैं, दूसरा उन्होंने कहा कि जनाब इन्होंने मुझसे ये इशारतन पूछने की कोशिश की कि तुमसे मैं अब वफादारी की उम्मीद रखता हूँ। तो उनके बकौल मैंने उनसे कहा कि जनाब मुझसे आप ईमानदारी की उम्मीद रख सकते हैं, कि वफादारी से वो इशारा ये दे रहे थे कि इस तफ्तीश को तुम बंद कर दो। तो इस पे ये जो जिस किस्म के सवाल हो रहे थे, तो हमारे मुल्क में वो AC वाले कमरे में बैठे हुए हैं और वो उनके साथ कोई वो नहीं है, और ये क्लोज डोर और हमें नहीं पता अंदर क्या हो रही है। वहाँ प्रेसिडेंट दुनिया का जो सबसे ताकतवर आदमी है उसकी तफ्तीश हो रही है, और ये ओपन हो रही है, पूरी दुनिया उसको देख रही है, और क्या हार्श क्वेश्चन हो गई है। और ये आगे अगर गई तो जिस तरह के बिल क्लिंटन साहब की इम्पीचमेंट की मूवमेंट हुई थी, इम्पीचमेंट का, इनकी भी इम्पीचमेंट वो पॉसिबल हो सकती है। ये क्लास साहब से जानते हैं AC वाले कमरे की आपने बात की, आपके पास भी कुछ लोड शेडिंग से मुतालिक डॉक्यूमेंट्स है, वो भी आपसे लेंगे इन्फॉर्मेशन। लेकिन क्लास साहब वहां पर तहकीकात बराह रास्त दिखाई जाती हैं सदर के अगेंस्ट, लेकिन यहाँ पर अपोजिशन कहती है बजट सेशन पर हमारी तकरीरें लाइव दिखा दो, उसके ऊपर नहीं होता। 15 दिन से बैकआउट पे बैठे हुए लोग। 4 घंटे मेरा ख्याल है, कम से कम 4 घंटे के करीब, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, ये प्रोसीडिंग लाइव दुनिया में दिखाई गई हैं, और पूरे चैनल्स ने CNN को मैं देख रहा था, सारा उन्होंने कवर किया है।
अब हमें कहा जाता है एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, गुलामाना सोच हमारे अंदर आ गई है, एक स्लेव मेंटेलिटी है कि हम लोग, हमारा डीएनए अच्छा नहीं है, हमारी शक्लें अच्छी नहीं है, हमारे जहन अच्छे नहीं है, लिहाजा हम अमेरिकन कैसे हो सकते हैं। जो पाकिस्तान की सोसाइटी में और वहाँ पे जो आपकी एडवांस सोसाइटी के दरमियान एक कन्फ्रंट्रेशन शुरू हो रही है ना, जो हुक्मरानों को, पॉलिसी मेकर्स को समझ नहीं आ रही कि जब लोग ये लाइव देखते हैं चीज़ें कि दुनिया में वहाँ पे किस तरीके की इन्वेस्टिगेशन होती हैं, प्रोब्स होती हैं और किस तरीके के वहाँ पे क्वेश्चनिंग होती है, और अपने जो उनके आप कह सकते पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं उनकी कितनी स्क्रूटनी होती है, कितनी ग्रिलिंग होती है, तो नेचुरली तौर पर जो पाकिस्तान में लोग ये देख रहे हैं, नौजवान नस्ल देख रही है, तो उनके जहनों में ये सवालात नहीं उठते होंगे भी अमेरिकन के आसमान से उतरे हुए हैं। अगर आप उनकी 200 साल 150 साल पहले की तारीख देखें, उनकी कॉबॉय हम फिल्में देखते हैं, वो तो शायद हमसे भी 1000 साल पीछे थे। उन्होंने भाई 1962 तक, मेरा ख्याल 64 तक अमेरिका में वहां तो एक ब्लैक वुमेन जो है वो, या कोई ब्लैक जो था वो बस में सीट पे नहीं बैठ सकता था अगर कोई गोरा खड़ा हुआ है, और विद इन 50 ईयर्स 40 ईयर्स वो एक उसको ब्लैक को उठा के व्हाइट हाउस में बैठा दिया है। आप हमें कहते नहीं अमेरिका के साथ आपने कंपैरिजन नहीं करना। मैंने ट्वीट किया, मतलब एक हमारी मेंटेलिटी, जो हमारा पढ़ा लिखा तबका है वो सबसे ज्यादा गुलामाना सोच का मालिक बन जाता है। इन दोनों को कंपेयर ना करें, क्यों ना करें भाई, हम क्यों ना कंपेयर करें इन चीजों को कि अमेरिकन अगर वोटर पब्लिक जो है 34 करोड़, उनके बाद ये 24 हमारी होगी करोड़, थोड़ा सा फर्क रहेगा ना आबादी में। अब बाकी चीजें तो आप उसमें कंपेयर करने को तैयार हैं, ये करने को तैयार, ये तैयार करें। ये पाकिस्तानी अवाम को ना जरा थोड़ा सा जो आके हमें समझाते हैं ना, इनको कंपेयर ना करें, वो शुड कंपेयर और कंपेल करें कि एक तस्वीर लीक हो गई है और लगता है पूरा आसमान गिर गया, मेरे जैसे तबलची, ड्रम बीटर, खुशामदी ऐसी ऐसी तकरीरें कर रहे हैं, ऐसी ऐसी धमकियां दे रहे हैं कि जनाब तस्वीर क्यों आ गई, हमारी हद तक हो गई है, ये कौमी की हद तक तो नहीं हुई। और जिस वो कुर्सी पे बैठा था उसमें पता क्या कहता है उनको, सेनेटर एक, उसने कहा I'm सॉरी कि जिस आप चेयर पे बैठे हुए हैं वो चेयर बड़ी अनकंफर्टेबल सी लग रही है मुझे, क्योंकि उसको बार बार इधर उधर होना पड़ता था, और जिस चेयर पे हम बैठे हैं वो बेहतर चेयर है। ये जो हमें कुर्सी का बता रहे थे ना कि आपने उसको हुसैन नवाज की कुर्सी रख दी है, बड़ी उसकी देखें जी और तज़हीक हो गई है, ये सेनेटर ने उसने कहा है, उसने कहा आपकी कुर्सी जो कंफर्टेबल नहीं है। और जो उसने ट्रंप के खिलाफ बातें की हैं, उसने कहा झूठ बोल रहे हैं ट्रंप जो है, मेरे हवाले से भी ट्रंप ने झूठ बोला है और मेरी FBI के हवाले से भी झूठ बोला है। एक और बात उसने कौमी ने ये पता बड़ी खूबसूरत की है, उसको जितने सेनेटर्स बैठे थे सब ने उसकी तारीफ की है कि यू आर वन ऑफ द बेस्ट मैन जिसने आके FBI को आके चलाया है। उसने पता क्या जवाब दिया, उसने कि नागुज़ीर कोई नहीं होता और मेरे बगैर भी FBI अच्छी चलती रहेगी। ये नागुज़ीर जो है ना, कब्रिस्तान उनसे भरे पड़े हैं। जो हमें बताया जाता है ना कि नवाज शरीफ साहब ना रहे तो इस मुल्क के साथ ये हो जाएगा, इमरान खान साहब हमारी आखिरी उम्मीद है, अगर इमरान खान साहब ना आए तो ये मुल्क बर्बाद हो जाएगा, अगर फलां साहब जरदारी साहब ना आए तो ये सोसाइटी आगे नहीं चल। हजूर ये सोसाइटी चलती रहती है, लोग यहाँ पे आप उसमें नागुज़ीर कोई नहीं होते, आपको कामी से सीखना चाहिए। यहाँ पे पिछले ये 15 दिनों से आमिर साहब एक डिमांड की थी अपोजिशन ने, जरा हमारी मेंटेलिटी देखें। अपोजिशन ने कहा था कि आपने इसाक डार की तकरीर बजट में पूरी लाइव दिखाई है PTV के जरिए, हमारी तकरीरें भी दिखाएं। ये जो डेमोक्रेसी के बड़े मामे हम बनते हैं और पढ़ा कहते हैं हमने कुर्बानियां दी हैं, उन कुर्बानी वालों का काम देखें। 15 दिन से वो PTV पे लाइव तकरीर नहीं दिखा रहे, पूरी अपोजिशन सड़क पे आई हुई है। उन्होंने बैठ के पूरी उसकी FBI के डायरेक्टर की, उसके ट्रंप के खिलाफ गवाही जो है पूरी दुनिया में लाइव दिखाई है। सवालात का स्टैंडर्ड तो देखते हैं। और मुझे एक मीटिंग याद आ गई सर, एक आज आप सेनेटर ने देखा आपने सर, उसमें आपके रिपब्लिकन्स भी थे, डेमोक्रेट भी थे, इंडिपेंडेंट भी कुछ बैठे थे। कोई लड़ाई वहां पे हुई है, किसी ने ट्रंप का दिफा करने की कोशिश की है? मैंने उस दिन देखा, मुझे याद है जिस दिन यहाँ पे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की हेयरिंग थी साहब, उसमें NAB, FIA, उसमें SCCP, स्टेट बैंक और FBR के लोगों को बुलाया गया था कि आप यहाँ पे टेस्ट आके बताएं। जनाब वहां पे नवाज शरीफ के 5-6 जो मेंबरान हैं इनकी पार्टी पे, उन्होंने उनके साथ तकरीबन लड़ने पे आ गए शेख रशीद से, बाकी लोगों से कि तुम्हें जुर्रत कैसे हो रही है नवाज शरीफ का नाम लेने की। आरिफ अलवी साहब से माफी मंगवाई थी, और वो भी 2 से 3 बार। तुमने यहाँ पे नाम कैसे ले लिया हुसैन नवाज का या हसन नवाज का, सारी माफी मंगवाई थी, आरिफ अलवी ने माफी मांगी थी। ये पाकिस्तान को जरा समझना चाहिए, हमारे सेनेटर्स को, हमारे कौमी असम्बली के मेंबरान को, इनको यहाँ से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि दुनिया में आपकी जमहूरियत बढ़ सकती है ट्रांसपेरेंसी के जरिए। जो जितने बड़े ओहदे पे बैठा है वो उतना ही अकाउंटेबल है, उससे उतने ही ज्यादा सख्त सवालात होंगे। और ये कंपैरिजन होना चाहिए कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट जो है उसमें बजट पे स्पीचेस आप लाइव नहीं दिखा सकते, आप उसमें एक तस्वीर आज आपकी तज़हीक हो जाती है, वहां पे तज़हीक तो नहीं होती, कौमी की भी तज़हीक नहीं हो रही कि वो बिल्कुल अनकंफर्टेबल कुर्सी पे बिठाया हुआ है और उसके सामने 30 लोग उसको क्वेश्चन कर रहे हैं, और ना ट्रंप की वहां पे बेइज्जती हो रही है जिसको वो कह रहे हैं कि जनाब कि ये झूठा है ये। और प्लस जो पाकिस्तानी स्टाइल है, वो कहते हैं माफिया फिर नहीं आता, कि उसने कहा कि ट्रंप मुझे चाहते थे, कौमी ने कहा कि मैं उनका जाती वफादार बन के रहूं, तो कौमी कहते हैं रिफ्यूज्ड।
अगर ये और इसकी 10 साल की पोस्ट थी, ये चौथे साल वो बरतरफ हुए, 10 साल ये सीट थी, उसने अपने 6 साल कंप्रोमाइज किए अपने उस पे प्रिंसिपल पे कि मैं आपका जाती वफादार नहीं हूं, मैं यहाँ रियासत अमेरिका का वफादार हूं, मैं यहाँ अमेरिकी अवाम का वफादार हूं। पाकिस्तान में यहाँ तो हर दूसरा बंदा जो है चेयरमैन नैब हो, FIA का DG हो, FBR का हो, स्टेट बैंक का हो, नेशनल बैंक का सईद अहमद लागजे, ये तो वफादारी की वहां पे कस्में लेके आते हैं। इन चीजों को पाकिस्तान के लोगों को इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, आपको कंपैरिजन ड्रा करने चाहिए, आपको इन पे दबाव डालना चाहिए कि आपके USA में कोई आसमान नहीं गिरा आज, नो स्काई फेल, तो हजूर हमारे यहाँ ये आसमान क्यों गिरना शुरू हो जाते? किसी की तस्वीर आ गई है, बेइज्जती होगी है, आप लाइव नहीं दिखाएंगे पार्लियामेंट की कवरेज के, सागडार साहब की उनका बजट खतरे में पड़ जाएगा। अब नवाज शरीफ साहब की जो हुकूमत उली नहीं हो सकती जनाब ये पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स के लिए ना एक बहुत बड़ा तमाचा है जो आज उसने कहा है, उसने कौमी ने कहा है कि मैंने ट्रंप का जाती वफादार बनने से, जाती हलफ देने से इनकार किया, मैंने अमेरिकन और स्टेट के इंटरेस्ट प्रेफर किए। उसने 6 साल अपनी नौकरी छोड़ दी, उसने कंप्रोमाइज नहीं किया, इसलिए अमेरिकन जो सोसाइटीज बड़ी बनती हैं। बिल्कुल, सिस्टम को बेहतर और स्टेट को बेहतर करने के लिए आपको कंपैरिजन ड्रॉ करना बड़ा जरूरी है। कंपैरिजन के ऊपर चलेंगे, आपके पास कुछ लोड शेडिंग से मुतालिक डॉक्यूमेंट्स से आमिर साहब, हुकूमत मंसूबे बड़े लगा रही है, प्लांट्स भी कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा है, लोड शेडिंग तो काबू नहीं आ रही। पाकिस्तान में आजकल जो पैसा बनाने का जो तरीका है सबसे ज्यादा वो पावर जनरेशन में है कि आप बिजली बनाओ, माल बनाओ। ये बहुत बड़ा एक फ्रॉड है। एक जमाने में चीनी के लाइसेंस दिए जाते थे पैसा बनाने के लिए, अब ये पावर जनरेशन है जिसके अंदर सबसे ज्यादा माल बन रहा है। कि जब ये नून लीग आई थी तो उस वक्त जो है बिजली का ज़ाहिर है बहरान था। हालत ये थी कि 18,000 की हमारी कैपेसिटी सलाहियत थी बिजली बनाने की, और उस वक्त जो है ना 12-13-5-6 हज़ार रुपये का जो था गैप था जो बन रही थी और सलाहियत में। तो इनका ये कहना था कि जनाब हमें जो है ना ये इसको सिस्टम को ठीक करना है। असल मसला मिस गवर्नेंस का है बिजली के शोबे में, ये ठीक कर देंगे तो जो है ना जनाब मसला हल हो जाएगा जी। उसमें इन्होंने बहरान को इस्तेमाल करते हुए वो 480 अरब रुपया दिया था IPPs को, जो पैसे मशकूक अंदाज में दिए गए और हम फॉलो अप करते रहे हैं। अब जाके सेनेट कमेटी ने कहा कि जनाब नैब से तफ्तीश कराएं, गलत पैसे बनाए गए। उसके बाद 4 साल गुजरने के बाद जो है अभी भी जो है रमजान के अंदर 10-10, 12-12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, और आज भी उस तरह एक नया अटेम्प्ट हो रहा है पैसा बनाने का। अभी ये खबर आई है कि अभी 425 के करीब जो है ना गर्दिशी कर्जा जो है ना वो दोबारा बढ़ गया है। और इस दफा क्या कर रहे हैं, वारदात हो रही है कि किस्तों में चुप करके उतारा जा रहा है। अच्छा। पहली किस्त जो है ना 41 बिलियन की बताई गई है कि वो दी जा रही है IPPs को रिफॉर्म किए बगैर। खराबी जो है वो है कि कैपेसिटी आपकी मौजूद है, जो प्लांट पहले लगे हुए हैं जो नहीं चल रहे या गलत चल रहे हैं, इनएफिशिएंट हैं, उनको ठीक करने की बजाय ये रोज जाते हैं, कभी भिक्की चले जाते हैं, वो वहाँ पे फीते काटते हैं, कभी ये वेली बादशाह चले जाते हैं। बाय द वे ये दोनों प्रोजेक्ट जो ना बताया जा रहा है कि फिलहाल बंद पड़े हुए हैं, फिलहाल बंद पड़े हुए हैं। तो पॉइंट ये है कि जनाब ये इनको ठीक किए बगैर अब नए नए जो प्लांट लगाए जा रहे हैं, और अभी बताया जा रहा है कि कैपेसिटी बढ़ाने के लिए मुजफ्फरगढ़ और रहीम यार खां के जो है ना वो पहले बैन लगा दिया था कि कैपेसिटी ना बढ़ाओ, पहले कैपेसिटी ऑलरेडी बड़ी बन गई है। ये जो उसमें जो ऑलरेडी कैपेसिटी जो नहीं चल रहा है, ये सेनेट में कल परसों इन्होंने फिगर्स दिए हैं कि उसके ऊपर कैपेसिटी चार्जेस 72 अरब रुपया दिया जा रहा है, और उसके ऊपर सूद 88 अरब रुपया दिया जा रहा है। उनको ठीक नहीं कर रहे, नए प्लांट लगाए जा रहे हैं क्योंकि नए प्लांट में पैसा बन रहा है, और ये जो चीज जो खराब है वो ठीक नहीं कर रहे। असल ये बात है कि इसके अंदर जो है जिस तरह ये जितने जो याद रहे कि शुरू से प्लानिंग के साथ हुआ कि पहले मुसद्दिक मलिक साहब के टेकर गवर्नमेंट में लाए गए क्लास साहब, उसके बाद इस गवर्नमेंट में रिटेन किए गए, और वो मुझे इतला किसी ने दी कि जनाब दाऊद रजाक साहब की बताया जाता है कि मेरी इतला ये है कि उनके कहने पे लगाया गया। याद रहे कि उसके बाद फिर ये एंग्रो का प्लांट जो LNG का जो फ्लोटिंग वाला है वो उनको फिर दिया गया। अभी भी सेकंड LNG के अंदर भी हम बात करते रहे हैं कि वो इसका जो है, तो ये भी पुराने को ठीक किए बगैर पैसा बनाने के नए प्रोजेक्ट्स कैपेसिटी के करे जा रहे हैं,
और वो नए गर्दशी कर्जे को दोबारा उस सही, तरीके बिल्कुल से है। अब वही आमिर साहब क्रिएट करके रमजान का मसला बिजली दे बिल्कुल काम वही होगा जहां से माल पानी बनेगा। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और आपको बताएंगे कि भारत हो या फिर पाकिस्तान, दोनों मुल्कों का किसान अपने हकूक के लिए रुल कर रह गए। इसके साथ साथ प्रोग्राम मुकाबिल में हमने हबको पावर प्लांट नारोवाल का केमिकल मिला जहरीला पानी नहर में डालने का मामला उठाया था, इसका फॉलोअप भी हम आपके सामने रखेंगे। ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। किसानों के हुकूक से मुताल्लिक तो हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त आपको बताएं कि हमने अपने ही प्रोग्राम में हबको पावर प्लांट नारोवाल का जो केमिकल मिला जहरीला पानी नहर में डाला जा रहा था उसका मामला उठाया था। इस वक्त हमारे साथ नारोवाल से 92 के रिपोर्टर मियां खुर्शीद मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मियां आरिफ खुर्शीद, ये आप हमारे साथ मौजूद हैं। ये हमने स्टोरी की थी नारोवाल के हवाले से कि किस तरह से केमिकल मिला जहरीला पानी नहरों में डाला जा रहा है, जमीनों को बंजर किया जा रहा है। इसके बाद अब क्या वहां पर ताजा तरीन सूरत हाल है, अपडेट्स क्या है वहां पर? जी बिल्कुल, नारोवाल के नवाही गांव अरूदा फगाना में 62 एकड़ पर हबको पावर प्लांट जो है वो 2010 से काम कर रहा है। अहले इलाका के मुताबिक हबको पावर प्लांट के जहरीले फुजले और से उनकी जमीनों की जरखेजी बुरी तरह मुतासर हो रही है और इसके केमिकल शुदा पानी से उनके जानवर भी मर रहे हैं। कई बार उन्होंने जानवरों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी करवाई है और लेकिन आज हबको पावर प्लांट इतना बासर है कि आज तक किसी एक जानवर की भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो मंजरे यहाँ पर नहीं आने दी। एक मकामी जिम्मेदार से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैंने यहाँ पे गैर मौसमी सब्जियां जो है ना वो लगाई थी और हबको पावर प्लांट के धुएं और उसके कार्बन पार्टिकल्स की वजह से जो मेरी फसलें खराब हुई और इन्होंने हबको पावर प्लांट वालों ने अपनी मिनट्स ऑफ मीटिंग में ये माना कि हमारे ये धुएं और उसके कार्बन पार्टिकल की वजह से जो है आपकी फसलें खराब हुई हैं और इसका हम आपको डैमेजेस पे करेंगे। लेकिन 6 साल गुजरने के बावजूद भी उन्होंने आज तक उसे डैमेजेस नहीं दिए। दूसरी तरफ हम महकमा माहौलियात की तरफ आते हैं तो महकमा माहौलियात ने 2 दफा हबको पावर प्लांट को हियरिंग नोटिस दिए हैं और महकमा जो इन्वायरमेंट है इसके जो है कानून है कि इसमें तीसरा हियरिंग नोटिस नहीं होता, इसके बाद ईपीओ जारी होना होता है, जिसका मतलब होता है कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑर्डर, जो आज तक जारी नहीं हुआ। इसके अलावा नारोवाल जो ऑफिस है इन्वायरमेंट का, उन्होंने 2014 से डिप्टी डायरेक्टर पंजाब को बारहा लिखा है कि इसके धुएं से अखराज होने वाली गैसों का जो है वो मुआयना किया जाए और हमें जो है ना मोबाइल वैन भेजी जाए ताकि। ये बताएं कि आपकी स्टोरी के बाद बड़ी खूबसूरत स्टोरी आपने की एनवायरनमेंट पे, वी मस्ट अप्रिशिएट यू कि आपने बड़ा अच्छा काम किया है। इसका क्या इम्पैक्ट हुआ? क्योंकि वो बाद में आए, आप बता रहे थे कि इसके बाद उन्होंने नहरों की सफाई शुरू कर दी, कोई सुलह सफाई की कोशिश शुरू कर दी, FIR वापस ले लिया SDO वगैरह ने। जरा उस पर हमें ब्रीफली जरा जल्दी से बताइएगा कि आपकी स्टोरी के बाद क्या हुआ जब ये हमने ब्रेक की थी अपने प्रोग्राम में। जी, उसके बाद इन्होंने 48 घंटे का SDO से टाइम लिया था कि 48 घंटे में हम नहर की सफाई कर देंगे और इसके बाद उन्होंने नहर की सफाई भी की और उसको जो केमिकल शुदा वेस्ट और फुजला वाला पानी था वो जो वहां से अखराज कर रहे थे उसके पाइप भी उन्होंने बंद कर दिए। और जब हमारी इस सिलसिला में मैनेजर हबको से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल जो है ना ट्रांसपेरेंट काम कर रहे हैं और यहाँ पे किसी का कोई जानवर नहीं मरा और ना ही किसी की फसलें खराब हुई हैं और तमाम अदारे जो हैं हमारे से बड़े खुश हैं और किसी को किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं है। तो यहाँ पे हम एक लम्हे के लिए मान लेते हैं क्योंकि देखें पोस्टमार्टम रिपोर्ट का मंजरियाम पर ना आना, मोबाइल वैन का आज तक ना पहुंचना, 2 हियरिंग के बाद EPO जारी ना होना, ये तमाम चीजें जो है ना इस बात की सबूत हैं कि तमाम अदारे जो हैं हबको से बहुत खुश हैं। आपने पिछली दफा आरफ बताया था लोगों की भैंसें मरी थी, वो तो हमारे पास 60 पड़े हुए, लोगों की भैंसें मरी थी, सांस के प्रॉब्लम हुए थे और उसके बाद SDO मेरा ख्याल उसने जाके FIR तक वापस ले लिए। बहरहाल आरफ, यू आर डूइंग वेरी गुड जॉब। आप प्लीज इसी तरह स्टोरीज वहां से या ह्यूमन इंटरेस्ट के निकालते रहें, हम भी फॉलो करते रहेंगे, अपना दबाव रखें और हमें इस पे अपडेट करते रहिएगा। गुड स्टोरी, कीप द गुड जॉब, वेल डन, थैंक यू। होगा क्या कि एहसन इकबाल साहब जिनका ये हल्का है वो प्लानिंग के इंचार्ज हैं और इसके ऊपर चेक जो होती है, चेक करने वाली होती है गवर्नमेंट, जहाँ गवर्नमेंट खुद वो फीते काटने में सिर्फ इंटरेस्टेड है और साहिवाल का आप कोल प्लांट का शोर बचाते रहते हैं। हमें नहीं पता ये जो प्लांट पे प्लांट लगाई जा रहे हैं इनका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होगा। गवर्नमेंट तो फीते काटने में इंटरेस्टेड है। सिर्फ जस्ट टू पॉइंट आउट साहब, मैं नजर मार रहा था पंजाब के बजट पे कि
एनवायरनमेंट के लिए, बाकी सारी चीज़ों के लिए पैसा चल रहा है, एनवायरनमेंट में ना होने के बराबर एलोकेशन हुई है। चलो, so, उनकी प्रायोरिटी में नहीं मुबारक को जो है। बच गया वो सबसे भी बड़े जाएगा। आप जो है ना प्लांट एनर्जी के लगा रहे हैं, हमें नहीं पता कि वो उनके क्या चेक्स हैं, मगर बंद ही कर एनवायरनमेंट दें, वैसे एनवायरनमेंट एजेंसी बंद ही कर दे, बजट बचा के वो पैसे भी खुद लाख लें, घर ले जाएं। वो यही करेंगे, शायद करोड़ों ऐसा ही हो रुपए जाए। ना क्लास रखें इनके लिए फंड, ठीक है, आप क्लास environment जरा बंद करें। किसानों पे जाते हैं। 26 मई की तारीख को इस्लामाबाद में किसान सड़कों पर आएगा तो शेलिंग होगी, लाठीचार्ज किया जाएगा, मगर भारत तो इंतहाओं को ही छू गया। हमारे यहाँ भी कोई ये कसर नहीं रखी गई। आपको याद है शहबाज शरीफ साहब के, नवाज शरीफ साहब के दौर में दर्जनों दफ़ा ये पाकिस्तानी हमारे पंजाब के, इनको दाद दें थोड़े से पंजाब के किसानों को और किसान ऑर्गेनाइजेशन को कि कुछ ऑर्गेनाइज होना शुरू हो गए हैं, अब सड़क पे आते हैं। वो आपको याद होगा लाहौर में आए थे, 5-6 दफ़ा आए थे, धरने भी दिए, बैठे भी रहे, दूध भी उन्होंने आके वहाँ पे अपने सड़कों पे उन्होंने आपके आके फेंके, आलू भी फेंके। अब आप देख ले कपास के साथ जो हशर हुआ है, अभी पिछले दिनों मारा इन्होंने, इस्लामाबाद आए थे, अंदर जाएंगे किसान की बड़ी तकरीरें करेंगे पार्लियामेंट में कि किसान के लिए हम ये कर रहे हैं, बाहर सड़कों पे तशद्दुद करेंगे। सो पाकिस्तानी किसान भी पीट रहे हैं। द गुड न्यूज इज कि पाकिस्तानी किसान जो है ना अब ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। सिंध और बलोचिस्तान केपीके में आपको नजर नहीं आते, लेकिन पंजाब का मैं ये कह सकता हूँ कि वो दबाव देना शुरू हो गए। इंडिया में भी ये कुछ हो रहा है। जो सबसे ज्यादा आपका तबका है वही, उसमें 5 किसान वहां पे आपने मार दिए पुलिस ने। हमारे यहाँ तो छितर तक भी काम पहुंच गया ना कि इनको मारो, पिटाई करो, चलो फेयर ना बचत हो गई। वहां पे इंडिया में जो उन्होंने किया है कि आज मेरे को राहुल गांधी का मैं उसका बयान पढ़ा था कि 50 अरब के पता नहीं कितने से ज्यादा उन्होंने कर्जे माफ कर दिए। किसानों के कर्जे इंडिया में माफ नहीं किए जा रहे। ये जो गरीब है ना, वो किसान जो मजदूर हो, वो इंडिया का हो या पाकिस्तान का हो, हुकूमतों का ट्रीटमेंट वही है। वहां पे भी मोदी साहब जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर के नुमाइंदे हैं, वो भी बड़े बिग बिजनेसमैन के उनके फ्रेंडली हैं। उनकी भी ये प्रायोरिटीज में किसान नहीं है। कांग्रेस को कुछ भी कहें उसमें करप्शन के इल्जाम आते हैं, बाकी दीगर है, क्योंकि वहां पे अब उसके नेहरू डायनेस्टी देखते हैं या इवन गांधी साहब को देखते हैं। सो उनके लिए किसानों का बड़ा साफ था। जैसे हमारे यहाँ ये पीपल्स पार्टी कभी क्लेम करती थी, भुट्टो साहब करते थे सोशलिज्म लेके आएंगे, उसमें किसान मजदूर बला बला। सो ऐसे वहां पे नेहरू फैमिली जो है वो किसी हद तक वो किसानों के या मजदूरों का कुछ ख्याल रखती थी, और बाद में पिछली हुकूमत में बड़े उन पर करप्शन के इल्जाम लगे जिससे लोग मुतनफिर हुए। सो पाकिस्तान में भी बिजनेसमैन जब आते हैं पावर में सर, वो नवाज शरीफ साहब हैं, किसानों की ठुकाई होती है, इनको फसलों का अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा, इनको बारदाने के मसाइल होंगे, इन पे टैक्सेस लगते रहेंगे, और ये किसान यहाँ पे आके, मेरे ख्याल 2 हफ्ते पहले की बात है सर, उन्होंने मारा इस्लामाबाद में, ठुकाई की है। इंडिया का किसान पाकिस्तानी किसान से ज्यादा तकलीफ में, वहां तो खुदकुशियां करते हैं बेचारे, उन पे लोन है कि इंडिया में बहुत सारे जो ये किसान हैं कर्जा अदा नहीं कर सकते, वो खुदकुशियां करते हैं। वो वहां पे जो ये दवाई होती है ना, वो खेत में डालते हैं, जो पेस्टिसाइड, वो पेस्टिसाइड खा लेते हैं वहां पे या पी लेते हैं वहां पे। सो हुकूमतें एक जगह होती है, एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की हो, जब यहाँ बिजनेसमैन होते हैं तो भी किसान को ठुकाई होती है। नवाज शरीफ साहब का दौर देख लें, वहां पे मोदी साहब का उसमें देखते हैं, उनके दौर में भी हो सकता है। वो कह सकते हैं खैर रियासत मध्य प्रदेश, सॉरी मुझे नहीं पता वहां पे कांग्रेस है या ये बीजेपी है, बहरहाल जो भी है वहां पे मेरा ख्याल है वहां का किसान हो या हमारा किसान हो, ये जुल्म है, ज्यादती है। क्योंकि मैं खुद एक अदद किसान का उसका ये बच्चा हूं, तो मुझे पता है कि एक आपकी किसान फैमिली कैसे फील करती है। तो इट्स ए टेरिबल सिचुएशन। बाकी आमिर साहब से दोनों मुल्कों का किसान रुला पड़ा है। आमिर साहब, यहाँ 2-3 साल पहले जो है ना फेडरल गवर्नमेंट ने किसान पैकेज अनाउंस किया था, 300 अरब रुपया उसके अंदर। कितना फायदा हुआ? उसका कोई 45 या 40% जो एलोकेशन हुई, उससे ज्यादा एलोकेशन ही नहीं हुई। इस दफा मैं बजट पे नजर मार रहा था इनके, तो 21 बिलियन इन्होंने रखा हुआ है, उसके अंदर जो 15 बिलियन है वो तो जो फेडरल गवर्नमेंट के जो पैकेज है, जो सूबों की कंट्रीब्यूशन है वही है। बाकी जो है IMF और उनके बुला के 6 बिलियन वो वाला है। कुछ स्कीमें भी हैं, मगर बुनियादी बात यह है कि उसके अंदर प्रायोरिटीज बनी है। थोड़ी सी एलोकेशन इलेक्शन ईयर की वजह से किया हुआ है कि हमारा जो एक्सपोर्ट्स का सबसे बड़ा मसला इसलिए है कि हमारी कपास की फसल पूरी नहीं हो रही। 14 मिलियन बेल्स होती थी क्लास साहब, पिछले साल 10 हुई थी, इस दफा शायद 11 के करीब हो रही होती हैं। सीधा ऐसा हिसाब है, 1 मिलियन जब बेल कम होती है ना तो 0.5% का GDP का फर्क पड़ जाता है। 3 मिलियन बेल्स का ना होने का मतलब है कि आपके GDP ग्रोथ रेट में से 1.5% निकल जाता है। हमारी सारी इकोनॉमी और हमारा सारा मुआशरा, जाहिर है लेबर एम्प्लॉयमेंट जो है ना वो इंडस्ट्री या उसमें 70% जो है ना वो ज़राअत से निकलता है। तो ज़राअत और किसान अगर नहीं होंगे तो मुल्क बिल्कुल ये कहा जा सकता है भारत हो या पाकिस्तान, किसान अपने हकूक और इंसाफ, ये दोनों चीजें इन दोनों मुल्कों में किसानों को कभी नहीं मिलती। ब्रेक लेंगे, प्रोग्राम बल्कि अपने इख्तिताम को पहुंचता। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।